2,500 साल बीत चुके हैं। सल्तनतें आईं और मिट गईं, राजवंश उठे और धूल में मिल गए। लेकिन एक नाम है जो आज भी उतनी ही ताकत से गूंजता है जितना उस वक्त गूंजता था जब वो जिंदा था, और वो नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। पावर का सिंबल, एम्बिशन की मिसाल, कॉन्क्वेस्ट की ऐसी कहानी जो आज भी हर योद्धा, हर नेता, हर महत्वाकांक्षी इंसान के दिल में कुछ जगह देती है। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने ताज पहना और कुछ ही सालों में ग्रीस से लेकर मिस्र, फारस और भारत की सीमाओं तक अपनी ताकत का झंडा गाड़ दिया। उस दौर में जब रास्ते अधूरे थे, नक्शे गलत थे और खबरें महीनों में पहुंचती थीं, तब उसने इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा अभियान शुरू किया। लेकिन सवाल है, क्या वो सच में ग्रेट था या सिर्फ एक ऐसा राजा था जो दुनिया जीत कर भी खुद से हार गया? क्या वो एक विजेता था या एक ऐसा इंसान जिसकी भूख उसे ही खा गई? आज हम उसकी पूरी कहानी सुनेंगे, जन्म से लेकर मौत तक, जीत से लेकर हार तक। कहानी शुरू होती है 356 BCE में। मैसेडोनिया, एक छोटा सा राज्य जो ग्रीस के उत्तर में बसा था। यहीं पहला नाम के शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसे दुनिया बाद में द ग्रेट के नाम से जाने भी। उसके पिता थे किंग फिलिप द्वितीय, एक ऐसा राजा जिसने मैसेडोनिया को एक कमजोर राज्य से पूरे ग्रीस की सबसे खतरनाक ताकत में बदल दिया था। उसकी मां थी ओलंपियास, एक तेज, महत्वाकांक्षी और रहस्यमयी औरत, जिन्होंने अलेक्जेंडर के मन में बहुत छोटी उम्र से ये बात बिठा दी कि तुम साधारण नहीं हो, तुम देवता अकीलीज के वंशज हो, तुम्हारा जन्म इतिहास बदलने के लिए हुआ है। और बच्चे ने इसे अपने रग रग में उतार लिया। बचपन से ही उसमें एक अलग आग थी। दूसरे बच्चे खेलते थे, वो युद्ध की कहानियां सुनता था। जब भी उसके पिता कोई देश जीतते, अलेक्जेंडर उदास हो जाता था, क्योंकि उसे डर था कि जब तक वो बड़ा होगा उसके पिता सब कुछ जीत चुके होंगे और उसके लिए कुछ बचेगा नहीं। फिर वो मशहूर किस्सा हुआ। एक जंगली घोड़ा लाया गया, नाम था बुसेफेलस। विशाल, काला और बेकाबू। दरबार के सबसे अनुभवी सवारों ने कोशिश की, लेकिन कोई उसे काबू नहीं कर पाया। तब 10 साल का अलेक्जेंडर आगे बढ़ा। उसने एक पल रुककर घोड़े को ध्यान से देखा। फिर उसने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने समझ लिया कि घोड़ा अपनी परछाई से डर रहा है। उसने घोड़े को सूरज की तरफ मोड़ा, उसकी गर्दन थपथपाई और धीरे से उसकी पीठ पर सवार हो गया। पूरा दरबार हैरान था। किंग फिलिप की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटे, तुम्हारे लिए मैसेडोनिया बहुत छोटा है, तुम्हें एक बड़ा राज्य चाहिए। उसी दिन पहली बार सबको एहसास हुआ कि ये लड़का सिर्फ राज नहीं करेगा, इतिहास लिखेगा। जब अलेक्जेंडर 13 साल का हुआ तो फिलिप ने उसके लिए उस दौर के सबसे बड़े दिमाग को बुलाया, अरस्तु। हाँ, वही अरस्तु जिसे आज भी दुनिया के महानतम दार्शनिकों में गिना जाता है। 3 साल तक अरस्तु ने अलेक्जेंडर को पढ़ाया, लेकिन सिर्फ किताबें नहीं, उसने उसे विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, कला और राजनीति की समझ दी। उसने उसे सिखाया कि एक सच्चा राजा सिर्फ तलवार से नहीं जीतता, वो लोगों के दिल भी जीतता है। अलेक्जेंडर ने एक बार कहा था, मेरे पिता ने मुझे जिंदगी दी, लेकिन अरस्तु ने मुझे जीने का तरीका दिया। 16 साल की उम्र में पहली बार उसे असली जिम्मेदारी मिली। फिलिप एक लंबे अभियान पर गए और मैसेडोनिया की बागडोर अपने किशोर बेटे के हाथ में छोड़ गए। लोगों को लगा अब मौका है। कई कबीलों ने विद्रोह की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अलेक्जेंडर ने इंतजार नहीं किया। उसने तुरंत सेना उठाई और इतनी तेजी से हमला किया कि विद्रोह शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उसने दुश्मनों को हराया, उनके इलाके पर कब्जा किया और वहां एक नया शहर बसाया, जिसका नाम रखा अलेक्जेंड्रोपोलिस, खुद के नाम पर। यह सिर्फ जीत नहीं थी, ये संदेश था। संदेश ये था कि नया वारिस कमजोर नहीं है। जब फिलिप लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने न सिर्फ राज्य बचाया बल्कि उसे और मजबूत कर दिया। लेकिन महल के अंदर हालात बदल रहे थे। फिलिप ने दूसरी शादी कर ली, एक नई रानी आई और अब सवाल उठने लगा कि अगला राजा कौन होगा। दरबार में ताने दिए गए, अपमान हुआ, बाप बेटे के बीच दरारें पड़ने लगीं। अलेक्जेंडर कुछ समय के लिए मैसेडोनिया छोड़कर चला गया। फिर अचानक एक शादी समारोह के दौरान किंग फिलिप की हत्या हो गई। एक अंगरक्षक ने उन्हें तलवार से मार दिया। पूरा राज्य सदमे में था। कौन था इस साजिश के पीछे?
आज भी इतिहास में इस सवाल का पक्का जवाब नहीं है, लेकिन एक बात तय थी, अब सिर्फ 20 साल का अलेक्जेंडर सिंहासन पर बैठ चुका था। राजा बनते ही चारों तरफ से विद्रोह की लहर उठी। ग्रीस के कई शहरों को लगा कि अब मैसेडोनिया का वक्त खत्म हुआ। एक 20 साल का अनुभवहीन लड़का क्या कर लेगा? गलती उनकी थी। अलेक्जेंडर ने सबसे पहले उत्तर के बागियों को कुचला, फिर ग्रीस की तरफ रुख किया। थीब्स शहर ने खुलकर विरोध किया। शायद उन्हें लगा कि एक बड़े और गौरवशाली शहर को अलेक्जेंडर छूने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अलेक्जेंडर ने थीब्स पर ऐसा हमला किया कि पूरे ग्रीस में सन्नाटा छा गया। शहर को लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। एक बार जब थीब्स का हश्र सुना तो बाकी सभी राज्यों ने झुकना बेहतर समझा। अब ग्रीस एकजुट था अलेक्जेंडर की कमान में, और अब उसकी नजर थी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर साम्राज्य पर, फारस। उस समय फारस का अचमिनिट साम्राज्य दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य था। करोड़ों की आबादी, अपार धन दौलत, विशाल और अनुभवी सेना। लोग उसे अजेय मानते थे। कहते थे जो फारस से टकराया वो मिट गया। अलेक्जेंडर ने परवाह नहीं की। उसने लगभग 40,000 सैनिकों की सेना लेकर एशिया की तरफ कूच किया। जब उसकी सेना समुद्र पार कर रही थी, उसने अपना भाला पानी में फेंका और फारस की जमीन पर जा गाड़ा। ऐलान किया, ये जमीन मैं तलवार से जीतूंगा। फारस में पहली बड़ी टक्कर हुई ग्रेनिकस नदी पर। नदी सामने थी, तेज बहाव। दूसरी तरफ फारसी सेना पहाड़ की तरह खड़ी थी। जनरलों ने कहा, रुको, सुबह तक इंतजार करो। अलेक्जेंडर ने मना कर दिया। उसने तुरंत हमला करने का हुक्म दिया। खुद सबसे आगे घोड़े पर सवार नदी में उतर गया। लड़ाई इतनी करीब और इतनी भयानक थी कि एक पल अलेक्जेंडर के सिर पर वार आया। उसका हेलमेट टूट गया। 1 सेकंड और वो मर जाता, लेकिन उसके साथी ने बचा लिया। कुछ ही देर में फारसी सेना टूट गई। ये सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये उस डर के टूटने की शुरुआत थी जो फारस के नाम के साथ जुड़ा था। और अब एशिया के कई शहर बिना लड़े उसके सामने झुकने लगे। बैटल ऑफ इसिस 333 BCE। पहली बार अलेक्जेंडर का सामना फारस के राजा डेरियस III से हुआ। डेरियस लाखों सैनिकों के साथ मैदान में उतरा था, लेकिन अलेक्जेंडर के पास कुछ और था, गति, दुस्साहस और एक ऐसी रणनीति जो दुश्मन को सूझने का वक्त नहीं देती थी। उसने सीधा डेरियस के केंद्र पर हमला बोला, जहां राजा खुद था। लड़ाई जैसे ही उस बिंदु पर पहुंची, डेरियस का हौसला टूट गया। वो अपना रथ छोड़कर, अपनी सेना छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर भाग गया। जैसे राजा भागा, पूरी सेना बिखर गई। अलेक्जेंडर को डेरियस का पूरा परिवार मिला, लेकिन उसने उनके साथ पूरे सम्मान का व्यवहार किया, उन्हें रानियों की तरह रखा। ये खबर जब फैली तो उसकी इज्जत और बढ़ गई। सीरिया और फुनीशिया के रास्ते वो आगे बढ़ा, लेकिन एक शहर ने झुकने से इनकार कर दिया, टायर। समुद्र के बीच एक टापू पर बसा शहर, ऊंची दीवारें, चारों तरफ पानी, दुनिया के सबसे मजबूत किलों में से एक। टायर वालों को यकीन था कि कोई उन तक नहीं पहुंच सकता। अलेक्जेंडर ने 7 महीने घेराबंदी की और फिर वो किया जो पागलपन लगता था। उसने समुद्र में पत्थर, लकड़ी और मिट्टी डलवाकर एक पूरा रास्ता बनवा दिया। मुख्य भूमि से टापू तक एक पुल बना दिया। जब पुल बन गया, सेना पहुंची और शहर गिर गया। जब दुनिया कहे नामुमकिन है और तुम उसे मुमकिन कर दो, तभी तुम ग्रेट कहलाते हो। टायर के बाद अलेक्जेंडर की सेना मिस्र पहुंची। यहां माहौल अलग था। मिस्र के लोग फारसी शासन से तंग आ चुके थे। तो जब अलेक्जेंडर आया, उसका स्वागत हुआ। उसे मुक्तिदाता कहा गया। उसने एक नया शहर बसाया, अलेक्जेंड्रिया, नील नदी के किनारे। आने वाले दशकों में यही शहर दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान, व्यापार और संस्कृति का केंद्र बनेगा। मिस्र में पुजारियों ने उसे फिरौन का दर्जा दिया और उसे देवता का वंशज घोषित किया। ये सुनकर अलेक्जेंडर की महत्वाकांक्षा आसमान छू गई। 331 BCE, गौगा मेला का मैदान। डेरियस ने इस बार और बड़ी तैयारी की थी। विशाल सेना, हथियारबंद रथ, हाथी। उसने मैदान भी ऐसा चुना जो उसके लिए फायदेमंद था। अलेक्जेंडर रात को मैदान देखने गया। रात भर सोया नहीं, सोचता रहा। उसने जानबूझकर एक कमजोरी दिखाई। दुश्मन के एक हिस्से को आगे आने दिया, जिससे उनकी लाइन में दरार बनी। और जैसे ही दरार दिखी, अलेक्जेंडर ने सीधे उसमें घुसकर डेरियस पर हमला बोल दिया। एक बार फिर डेरियस भाग गया और इस बार उसके साथ उसका पूरा साम्राज्य भाग गया। बाबुल, सूसा, पर्सिपोलिस, एक एक करके सब गिर गए।
जब अलेक्जेंडर ने पर्सेपोलिस में कदम रखा, उस महल में जहां कभी दुनिया झुकती थी, तो वहां खड़ा था एक 25 साल का विजेता। फारस खत्म हो गया था। फारस जीतने के बाद बहुत लोग रुक जाते, लेकिन अलेक्जेंडर नहीं रुका। वो आगे बढ़ा, बैक्ट्रिया, सोगदिया, आज के अफगानिस्तान और मध्य एशिया के पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में। यहां कोई सीधी लड़ाई नहीं थी। गुरिल्ला हमले, पहाड़ों में छुपे दुश्मन, कठिन मौसम। उसकी सेना थकने लगी थी। इसी दौरान उसने स्थानीय राजकुमारी रॉक्साना से शादी की। ये सिर्फ प्रेम नहीं, राजनीति भी थी। वो हर इलाके को तलवार से नहीं, रिश्तों से भी जोड़ना चाहता था। उसने फारसी कपड़े पहनने शुरू किए, उनकी परंपराएं अपनाई। उसके अपने जनरल नाराज होने लगे। उन्हें लगा उनका राजा बदल रहा है। पुरानी दोस्तियां टूटने लगीं। एक रात नशे में उसने अपने सबसे पुराने दोस्त और जनरल क्लीटस को भाले से मार दिया। जब होश आया तो वो फूट फूट कर रोया। ये वो अलेक्जेंडर नहीं था जो कभी सबसे आगे चलता था। ताकत अब उसे बदल रही थी। फिर उसकी नजर उस भूमि पर पड़ी जिसके बारे में पश्चिम में कहानियां सुनाई जाती थीं, भारत। उसने दूत भेजे। कुछ राजाओं ने झुकना बेहतर समझा, लेकिन सब नहीं झुके। आगे उसका सामना होने वाला था एक ऐसे राजा से जिसने उसे पहली बार सच्ची चुनौती दी। उसका नाम था पोरस। भारत की धरती पर सबसे बड़ी लड़ाई हाइडेस्पीस नदी के पास हुई। मौसम खराब था, नदी उफान पर थी और सामने पोरस की सेना हाथियों के साथ तैयार खड़ी थी। अलेक्जेंडर जानता था सीधा हमला आत्महत्या होगा। उसने चाल चली, रात में सेना को दूसरी तरफ से नदी पार कराई और अचानक हमला कर दिया। युद्ध भयानक था। हाथियों ने उसकी पंक्तियां तोड़ी, घोड़े डर गए, सैनिक कुचले गए। लेकिन अंत में जीत अलेक्जेंडर की हुई। पोरस पकड़ा गया। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उसने जवाब दिया, एक राजा की तरह। अलेक्जेंडर इस जवाब से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया। यह जीत अलग थी। पहली बार उसने दुश्मन में खुद जैसी शान देखी थी। लेकिन अब उसकी सेना पूरी तरह टूट चुकी थी। सालों से घर से दूर, लगातार युद्ध, अनजान मौसम और आगे और बड़े राज्यों की खबरें। सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। पहली बार अलेक्जेंडर अपनी ही सेना से हार गया। वो आगे जाना चाहता था, लेकिन अकेला राजा साम्राज्य नहीं जीतता। रोते हुए उसने वापसी का हुक्म दिया। और वापसी का सफर भी आसान नहीं था। रास्ते में रेगिस्तान, भूख, बीमारी और मौत ने उसकी सेना को तोड़ दिया। जितने सैनिक युद्ध में नहीं मरे थे, उतने सफर में खत्म हो गए। जब वो बाबुल लौटा, तब भी उसके सपने खत्म नहीं हुए थे। वो अरब पर चढ़ाई की तैयारी करने लगा। नए नक्शे बन रहे थे, नई सेनाएं जुट रही थीं। लेकिन अब उसका शरीर जवाब देने लगा था। लगातार लड़ाइयां, तनाव, घाव और शराब ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। एक रात दावत के बाद उसे तेज बुखार चढ़ा। कई दिन तक हालत बिगड़ती रही। सबसे बड़े वैद्य भी कुछ नहीं कर सके। उसके सैनिक एक एक करके उससे मिलने आए। कहते हैं उसने सबको देखा, लेकिन बोल नहीं पाया। और फिर सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया का सबसे खतरनाक विजेता मर गया। उसकी मौत कैसे हुई, इस पर आज भी बहस है। बीमारी, जहर, थकान या किस्मत। उसके जाते ही उसका साम्राज्य भी टूटने लगा। जनरल आपस में लड़ पड़े। जो दुनिया उसने जीती थी, वो उसके बिना टिक न सकी। लेकिन उसका नाम नहीं टूटा। सदियों तक राजा उसके जैसा बनने का सपना देखते रहे। रोमन सम्राट उसकी कब्र पर गए। योद्धा उसकी रणनीति पढ़ते रहे। और आज भी सवाल वही है, क्या वो सच में प्रेत था? शायद जवाब यह है कि वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी ये साबित करने में लगा दी कि कोई भी सीमा असली नहीं होती। उसने जो किया वो किसी ने पहले नहीं किया था, और शायद इसीलिए 2500 साल बाद भी उसका नाम जिंदा है।